नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको आरसीसी पढ़ा रहा था, जिसके अंदर अपने लगभग 11 लेक्चर हो गए थे। आज अपन 12वें लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पीछे अपन ने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा है कि अपने आरसीसी का या जो कंक्रीट है उसका बेसिक पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में पढ़ा है, लिमिट स्टेट मेथड के बारे में पढ़ा है, ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ा, डबली रेनफोर्स्ड बीम, टी बीम के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी पढ़ रखा है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अपने सिंगली जो रेनफोर्स्ड बीम है उसके बारे में अपन ने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में लिमिट से अपन ने सिंगली पढ़ ली, डबली पढ़ ली, टी बीम अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वो सबका सेम है, थ्योरी है वो सबकी सेम है, केवल जो डिजाइनिंग फॉर्मूलाज होता है वो चेंज होता है। जहां जहां चेंज आता है मैं बता दूंगा। आज अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आरसीसी बीम है या आरसीसी मेंबर है उसके अंदर शियर का क्या रोल होता है, ठीक है। तो शियर फोर्स के कारण आरसीसी बीम के अंदर शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो जो शियर स्ट्रेस होता है वो आरसीसी बीम में किस प्रकार से आता है, क्या क्या कंडीशन होती है। तो एक जो शियर का टॉपिक होता है अपने सोम के अंदर भी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो सोम के अंदर एक टॉपिक होता है शियर स्ट्रेस वाला, यहां अपन आरसीसी बीम के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो यहां पर चाहे आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पढ़ो या लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ो, दोनों का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो एक ही रहता है, ठीक है। दोनों में सेम तरीके से, सिर्फ फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। जो डिजाइन उसमें वर्किंग में आते हैं वर्किंग के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, लिमिट में आते हैं लिमिट के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहता है वो दोनों का सेम रहता है। तो यहां पर अपन इसको समझने के लिए चाहे वर्किंग से समझ ले इसको, चाहे लिमिट से समझ ले, बात एक ही है, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात करता हूं, एक होमोजीनियस सेक्शन है कोई बीम का। होमोजीनियस सेक्शन का मतलब ये पूरा प्रॉपर्टीज इसकी सभी कंप्रेशन और टेंशन में इसकी प्रॉपर्टीज इक्वल रहेगी। तो होमोजीनियस सेक्शन है। आरसीसी एक होमोजीनियस सेक्शन नहीं होता है, आरसीसी होमोजीनियस नहीं है। जैसे स्टील है, स्टील की अगर बीम होती तो उसको मैं होमोजीनियस सेक्शन कह सकता था। तो इसमें जो शियर स्ट्रेस आता है आरसीसी बीम में, होमोजीनियस सेक्शन में शियर स्ट्रेस किस तरह से आता है कि शियर स्ट्रेस पैराबोलिक डायरेक्शन में आता है। शियर स्ट्रेस का मान, ये जैसे बीम है, होमोजीनियस बीम है, इसके सरफेस पे जीरो रहता है। ये दो सरफेस है यहाँ और यहाँ शियर स्ट्रेस जीरो रहता है। और न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस का मान क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। जैसे अपन ने सोम के अंदर पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। ये बेंडिंग स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस का मान सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस पे इधर मैक्सिमम, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो। जबकि शियर स्ट्रेस का मान न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम, सरफेस पर जीरो। तो कैसा डायग्राम बन रहा है, ये जो पूरा डायग्राम है, चाहे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की बात करो चाहे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की बात करो, डायग्राम कैसा बनता है, पैराबोलिक। कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ बराबर वी ए वाई बार अपॉन आई बी। इससे अपन शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको सोम पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये बता दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अपने को किसके बारे में पढ़ना है, अपने को आरसीसी बीम के बारे में पढ़ना है। तो आरसीसी बीम कैसे होती है कि आरसीसी बीम है, इसके ऊपर जो कंक्रीट कंप्रेसिव लोड ले सकती है। तो ऊपर तो मैं इसको क्या मानता हूं, होमोजीनियस मानता हूं, लेकिन नीचे की साइड में होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहां पर जो कंक्रीट लगी है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नगण्य मानते हैं। यहां पर टेंसाइल लोड कौन लेता है, केवल स्टील लेता है। तो ऊपर की साइड में जो होमोजीनियस सेक्शन माना है, तो यहां किससे ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम कैसा बना है, ये पैराबोलिक बना है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर डायग्राम कैसा बना है, पैराबोलिक बना है। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे यानी इधर की साइड में, यहां पर शियर स्ट्रेस को या लोड को कौन रजिस्ट कर रहा है, स्टील। तो यहां पर जो डायग्राम बना है वो कैसा बना है, ये रेक्टेंगुलर बना है, ये डायरेक्टली ये जितना है, ठीक है। तो इसमें आरसीसी बीम के लिए शियर स्ट्रेस जब डायग्राम पढ़ना होता है तब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक आता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेक्टेंगुलर आता है। यानी टेंशन जोन में रेक्टेंगुलर आएगा और जो कंप्रेशन जोन होगा उसमें कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। ये शियर स्ट्रेस डायग्राम में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शियर स्ट्रेस का एक डायग्राम है जो आरसीसी बीम के लिए है। तो कई बार क्या पूछा जाता है कि शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है, कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेक्टेंगुलर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक। बहुत सारे जो लड़के होते हैं इसको, जैसे अपन लिमिट स्टेट मेथड में पढ़ते हैं, तो बेंडिंग या जो स्ट्रेस ब्लॉक का डायग्राम कैसा बनता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक और उससे ऊपर रेक्टेंगुलर, तो उससे कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो पूछ रहा है शियर स्ट्रेस की, आप बता रहे हो उसकी
या वो उसकी पहुंच रहा है, आप बता रहे हो इसकी। तो ध्यान रखना शियर स्ट्रेस अलग चीज है और वहां पर जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है लिमिट स्टेट मेथड में बीम का, तो वो डायग्राम अलग है, ठीक है। तो उसमें भी पैराबोलिक रेक्टेंगुलर आता है, इसमें भी पैराबोलिक रेक्टेंगुलर आता है, उसमें दोनों ही न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होते हैं, यानी कंप्रेशन जोन में होंगे। कंप्रेशन जोन में नीचे की तरफ पैराबोलिक रहेगा, ऊपर की तरफ रेक्टेंगुलर रहेगा। लेकिन जो शियर स्ट्रेस डायग्राम है ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेक्टेंगुलर यानी टेंशन जोन में रेक्टेंगुलर बनता है, कंप्रेशन जोन में पैराबोलिक बनता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो कंक्रीट है उसको मैं होमोजीनियस मान लेता हूं, लेकिन नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें स्टील यहां पर कहीं नहीं लग रहा है, डायरेक्टली यहां जाके स्टील लगा है, तो इसलिए ये पूरा सेक्शन होमोजीनियस नहीं है। तो इस पर डायग्राम में जो स्ट्रेस का मान आता है वो इस तरह से आता है, रेक्टेंगुलर बन जाता है। अब बात करते हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस होती है उस पर शियर स्ट्रेस कितना आता है। तो न्यूट्रल एक्सिस पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, यानी यहां पर ये जो शियर स्ट्रेस है वो कितना आता है, V/2I × XA। XA क्या है? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। जैसे मैंने इसको वर्किंग के अकॉर्डिंग लिखा तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है XA, तो XA का स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इस टेंशन में, यानी यहां पर टेंशन के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं तो यहां शियर स्ट्रेस का मान कितना आता है, यानी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे शियर स्ट्रेस का मान कितना आता है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं शियर स्ट्रेस इन आरसीसी बीम। तो मैंने आपको बताया था कि शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है कि न्यूट्रल एक्सिस आरसीसी बीम के अंदर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर यानी कंप्रेशन जोन में पैराबोलिक बनता है और टेंशन जोन में रेक्टेंगुलर बनता है, यानी न्यूट्रल एक्सिस से नीचे। तो मैं टेंशन जोन की बात कर रहा हूं बिलो द न्यूट्रल एक्सिस बीम, आरसीसी बीम के लिए। मैंने यह डायग्राम बनाया था, कैसा बना था, ऊपर पैराबोलिक बना था, नीचे रेक्टेंगुलर बन रहा था। तो अपन न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की बात करते हैं। तो जैसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे यूडीएल लोड लग रहा है। आरसीसी में जनरली कैसा लोड आता है, यूडीएल या यूवीएल लोड सबसे ज्यादा आने की संभावना रहती है, पॉइंट लोड के केस बनते नहीं है। तो इसका आरसीसी बीम यानी जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है, इस तरह का बनता है, लीनियर। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, ये पैराबोलिक। ये शियर फोर्स डायग्राम है, एसएफडी ऐसा बनता है, बीएमडी ऐसा बनता है। ये जो मैंने बनाया था पहले डायग्राम वो शियर स्ट्रेस डायग्राम था, ये शियर फोर्स डायग्राम है। ध्यान रखना, शियर स्ट्रेस डायग्राम अलग होता है, शियर फोर्स डायग्राम अलग होता है। और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, यानी बीएमडी है। तो इसमें मैंने कोई दो सेक्शन लिए, जैसे एक सेक्शन लिया मैंने, ये y1 यहां लिया, एक y2 यहां लिया मैंने, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस कितनी रखी, dx रखी। तो मैं यहां से यहां कंसीडर करूंगा। तो मैंने देखा कि शियर फोर्स का मान इधर से इस साइड में यानी यहां से डिक्रीज हो रहा है, फिर इधर वापस सपोर्ट की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो यहां अगर शियर फोर्स V आ रहा है तो इधर यहां आते आते शियर फोर्स में कितनी कमी आ गई, जितना शियर फोर्स ये आ रहा था इसमें से -dV शियर फोर्स में कमी आ गई। इसी प्रकार जो मूवमेंट का डायग्राम है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक, मैक्सिमम मिड में मिलता है, सपोर्ट पे कैसा रहता है, 0 रहता है। तो यहां अगर मूवमेंट m है तो यहां जाते जाते मूवमेंट में इस m में थोड़ा सा मूवमेंट और क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी dm मूवमेंट और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी थ्योरी को मैं आरसीसी के अंदर अप्लाई करता हूं। आरसीसी बीम, जैसे ये बीम है, तो मेरे को इसके न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर देखना है, यहां डायग्राम कैसा बनेगा, यहां डायग्राम कैसा बनेगा, और मुझे निकालना कहां है, इस x पॉइंट पे निकालना है जैसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैंने, देखो ये आरसीसी बीम है, इसको मैंने लंबाई में बना दिया इस तरह से, ये आरसीसी बीम है, ठीक है। तो इसका मैंने एक सेक्शन लिया, यानी x, ये y1 यहां लिया, y2 यहां लिया। तो y1 है ये, जो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ये न्यूट्रल एक्सिस है ऊपर, है ना। और ये जो रेड से मैंने डैश डैश कर रखा है, ये मेरा x सेक्शन है जहां मुझे निकालना है। नीचे टेंशन में ये स्टील लग रखा है, तो ये स्टील लग रखा है, ठीक है। तो इस स्टील में इस सेक्शन यानी y1 पर टेंसाइल फोर्स कितना आ रहा है, T। तो यहां पर जाते जाते टेंसाइल फोर्स बढ़ गया कितना, T + dt, इतना टेंसाइल फोर्स बढ़ गया, ठीक है। और इसी प्रकार न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग लीनियर बनता है। तो लीनियर बनता है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स लीनियर बन रहा है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। तो यहां अगर कंप्रेसिव फोर्स इस y1 सेक्शन पे कितना लग रहा है, C लग रहा है, तो यहां पे कितना लग रहा है, C + dc, यानी इतना कंप्रेसिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है y2 सेक्शन पे। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, dx है। तो मुझे इस x सेक्शन पे देखना है, इस x सेक्शन पे शियर फोर्स कितना है, V,
और यहाँ y/2 पर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा v माइनस dv, यानी v माइनस dv आ गया। यहाँ मोमेंट कितना लग रहा है m, तो यहाँ मोमेंट कितना हो गया m प्लस dm। अब मुझे क्या करना है, मुझे शियर स्ट्रेस का मान निकालना है। शियर स्ट्रेस का मान निकालने से पहले मेरे को क्या करना है कि मुझे इस मोमेंट के रेस्पेक्ट में मान निकाल देना है। तो वो किस प्रकार से आएगा, तो देखो अपन बात करते हैं y1 सेक्शन पे। एट सेक्शन y1 यानी यहां पे बात करते हैं। तो यहां मोमेंट कितना आ रहा है m। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं जैसे यहां से निकालूंगा तो फोर्स कितना लग रहा है, c इंटू डिस्टेंस कितनी है, लीवर आर्म, तो c इंटू लीवर आर्म। और दूसरा मूवमेंट हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, t इंटू लीवर आर्म, ये t इंटू लीवर आर्म। तो लीवर आर्म कितना है, जैसे मैं टेंसाइल फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो t इंटू लीवर आर्म कितना है। लीवर आर्म को अपन JD से दर्शा देते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, लीवर आर्म बराबर कितना होता है, J इंटू डी, है ना। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, JD को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस K/3 इंटू डी, ठीक है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, D माइनस KD/3, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं D माइनस XA/3, ये लिखा जा सकता है लीवर आर्म को। तो मैंने लीवर आर्म को लिख दिया J इंटू डी। J है लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर और D है इफेक्टिव डेप्थ। J क्या है, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। मैंने जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ाया था उसमें ये बताया था। अगर आपको समझना है तो पहले के जो वीडियो है उनमें जाओ आप और शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। RCC शुरू से लेकर लास्ट तक कनेक्ट होता है। तो ये जो J है ये लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर है और D इफेक्टिव डेप्थ है बीम की। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, कंप्रेशन जोन से लेके टेंशन जोन में जो स्टील लगे हैं वहां स्टील के सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। तो मैंने इसको इक्वेशन बोल दिया 1, ठीक है। ये मैंने कहां निकाला है, इस y1 सेक्शन पे। अब मुझे कहां निकालना है, दूसरा मैं निकालता हूं एट सेक्शन y2 पे। तो यहां पर मूवमेंट कितना आ रहा है, इस जगह पे इस पर मूवमेंट आ रहा है m प्लस dm। तो यहां का मूवमेंट हो जाएगा m प्लस dm बराबर कितना हो जाएगा कि यहां का कंप्रेसिव फोर्स कितना, c प्लस dc इंटू लीवर आर्म, और दूसरा वाला हो जाएगा t प्लस dt इंटू लीवर आर्म m प्लस dm। ये इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। तो इसको सेकंड को अपन ऐसा लिख देते हैं m प्लस dm बराबर t प्लस dt इंटू लीवर आर्म कितना है, j इंटू डी। तो मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन सेकंड। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है, यानी इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, ये ले लो, टेंशन की ले लो, ये वाली। तो मैंने इधर लिखा m प्लस dm माइनस ये कितना हो जाएगा m बराबर t प्लस dt इंटू JD माइनस t इंटू JD। तो इसमें क्या हो जाएगा, m से m कट जाएगा तो क्या बच गया dm और JD कॉमन आ जाएगा तो t प्लस dt माइनस t से t कट जाएगा तो क्या बच जाएगा dt इंटू JD, ठीक है। अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो कुल मिला के अपन इसको क्या कैसा लिख सकते हैं कि dt का मान कितना है, dm अपॉन JD
ये टेंसाइल फोर्स में कितना चेंज आया उसका मान है ये आ गया dm/jd। ठीक है, अब इसको आगे dt की जो वैल्यू आएगी आगे उस dt की जगह इसका मान रख देंगे और फिर अपन शियर स्ट्रेस का मान निकाल देंगे। तो अपन ने मान किसका निकाला, dt का मान क्या आया dm/zd। तो ये जो dt है ये क्या है, देखो इसको समझो। जैसे ये सेक्शन यहां की बात कर रहे हैं, किसी कोई भी बीम, जैसे इसका ये बीम आरसीसी बीम है एक तरह से मानो आप, है ना, सिंपली सपोर्टेड। उसका कोई दो पॉइंट लिए अपन ने, दो सेक्शन लिए यहां और यहां। जैसे कोई बीम है यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या अंतर है। तो यहां सेक्शन पर जो फोर्स आ रहा है, टेंसाइल फोर्स कितना आ रहा है, इस वाले पे टी आ रहा है। तो यहां जाते जाते टी में dt फोर्स बढ़ जाता है। तो कितना फोर्स बढ़ रहा है, dt फोर्स बढ़ रहा है। तो ये dt फोर्स है, जैसे इधर t लग रहा है तो इधर t प्लस dt, थोड़ा सा फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस फोर्स को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा टेंसाइल फोर्स आ रहा है, ये जो dt जो एक्स्ट्रा टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इसको रोकने के लिए इस रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में यहाँ पे यानी सरफेस पे यहाँ पर एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। शियर स्ट्रेस क्या है, एक रेजिस्टेंस फोर्स है जो dt फोर्स को रोकने के लिए यूज में लिया जा रहा है। किसे, dt फोर्स को। ये जो dt फोर्स इधर इसको ज्यादा खींच रहा है, उसको रोकने के लिए इस साइड में बीम के एक रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है जिसको शियर स्ट्रेस कह रहे हैं। शियर स्ट्रेस एक रेजिस्टिंग फोर्स है जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अब अपने को मान किसका निकालना है, उस रेजिस्टिंग फोर्स का मान निकालना है कि जो रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया कि इधर टी फोर्स लग रहा है कोई बीम में, मैंने उसका वही दो डायरेक्शन, एक वाई एक्सिस और एक y2, है ना। तो ये जो सेक्शन है इसमें ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेनफोर्समेंट लग रहे हैं, कितने लंबाई में रेनफोर्समेंट लग गए, 1 2 3 4 जितने भी है। ये बीम की विड्थ है और जो मैंने दो सेक्शन लिए उनके बीच की डिस्टेंस है dx। अब मैंने बताया कि जो टेंसाइल फोर्स, ये जो dt फोर्स है जो एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको रोकने के लिए यहां पर एक रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा जिसको शियर स्ट्रेस कहेंगे। तो ये जो शियर स्ट्रेस है वो इस साइड में लग रहा है, ये कितना लग रहा है, ये टाउ लग रहा है। इस dt को जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स जो आ रहा है, इसको रोकने के लिए ये शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो मैं ये बोलूं कि ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है यहाँ, यानी इस साइड में जो फोर्स लग रहा है, उस रेजिस्टिंग फोर्स का टोटल फोर्स का मान किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा। तभी तो ये एक जगह एक बैलेंस कंडीशन में रहेगा। बैलेंस का मतलब ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा। तो बैलेंस कंडीशन में रहने का मतलब क्या हुआ कि इस साइड में यानी इस dt के अपोजिट डायरेक्शन में जो शियर स्ट्रेस के कारण जो फोर्स डेवलप होगा, उस फोर्स का मान किसके बराबर रहेगा, dt के बराबर रहेगा। तो देखो dt का मान कितना हो जाएगा, dt का मान हो जाएगा इस साइड में जो लगने वाला फोर्स है, और इस साइड में फोर्स कितना लग रहा है कि शियर स्ट्रेस टाउ इनटू एरिया। एरिया कितना है इधर साइड में, तो एरिया है, विड्थ कितनी है b, यानी b विड्थ है, और ये लेंथ कितनी है dx। तो b इंटू dx, ये आ गया इसका मान dt का। तो ये इक्वेशन, इसको मैं कुछ भी बोल दूं, ये इक्वेशन है मेरे दो dt के मान आ गए। इस मान को उस मान के बराबर रख दे, यानी इस dt की जगह उस dt का मान रखेंगे। तो dm/zd बराबर टाउ इंटू b इंटू dx, ये लिख दो। तो अब मुझे मान किसका निकालना, मुझे शियर स्ट्रेस का मान ही तो निकालना है। तो टाउ बराबर क्या आया, dm/ ये dx नीचे जाएगा, उसको dx यहां रख दूं, और यहां क्या जाएगा नीचे 1/zd इंटू b, ये मान आ गया। इसको क्या कह सकते हैं, यानी मोमेंट की रेट में जो परिवर्तन होता है उसको शियर फोर्स कहते हैं। तो शियर फोर्स कितना गया v, यानी dm/dx को v बोल दिया, और इधर क्या आ गया zbd। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शियर स्ट्रेस का मेरा फॉर्मूला क्या आ गया कि शियर स्ट्रेस कितना आएगा आरसीसी बीम में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, v/zbd। z क्या है, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, b क्या है विड्थ ऑफ बीम, d क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। अगर मैं IS कोड के अकॉर्डिंग बात करता हूं, एज पर IS 456 456 के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो 456 के अकॉर्डिंग
शियर स्ट्रेस का मान कितना है, V/BD। तो एक्चुअल में तो जो शियर स्ट्रेस है उसका मान होता है V/Z/B/D, और 456 के अकॉर्डिंग क्या है, V/BD। इसको नॉमिनल शियर स्ट्रेस कहता है। क्या कहता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अगर यहां पूछा जाए कि शियर लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ता है शियर स्ट्रेस पे, तो लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, घट जाएगा। यानी जेड यहां पर क्या है, जे क्या है यहां पे, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। या मैं जेड इंटू डी या मैं जे इंटू डी को क्या कह सकता हूं, लीवर आर्म कह सकता हूं। तो लीवर आर्म इंटू बी, यानी ये शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, V/J/D इंटू बी, यानी V/लीवर आर्म इंटू डी। तो लीवर आर्म इंटू बी, तो लीवर आर्म का मान बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेस का मान घट जाएगा। ये जे है, जेड नहीं है, सॉरी मैं जेड बोल रहा था, जे है। तो जे क्या है, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड शियर। तो बेंडिंग और शियर का इफेक्ट क्या है, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां इसका एक सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है, ऊपर से यूडीएल लोड आ रहा है, ठीक है, जो भी लोड आ रहा है। तो इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, SFD, ये ऐसे बनेगा। ये क्या है, मिड, यानी L/2, ये मिड है, और L/2 ये बीम का स्पान है, स्पान का मिड स्पान है, मिड पॉइंट है ना। तो यहां शियर फोर्स क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है कहां पे, सपोर्ट पे, और यहां पर भी शियर फोर्स क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। यहां शियर फोर्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। यहां ये बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, WL²/8। ये बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे मिड में, और यहां बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, 0। यहां कितना आ रहा है, 0, ठीक है। ये इस तरह से ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये शियर फोर्स डायग्राम है। इसमें दोनों अपन कंबाइंड इफेक्ट देंगे, ये बेंडिंग का और शियर का। तो मैं जैसे यहां पर एक बीम बनाता हूं, ये बीम है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है बीम की। मैं एक सेक्शन लेता हूं इसके मिड में, यानी ये जो बीम है, जैसे आरसीसी बीम है, इसके मिड में ले रहा हूं। दूसरा सेक्शन लेता हूं मैं सपोर्ट पे, और तीसरा सेक्शन लेता हूं मैं ये सपोर्ट और मिड के बीच में। तो मैं सेक्शन फर्स्ट की बात करता हूं। तो सेक्शन फर्स्ट में कोई कंक्रीट जैसे बीम में कंक्रीट की, तो रेनफोर्समेंट क्यों लगाता हूं, उसका रीजन पढ़ रहे हैं, या शियर के लिए क्या करते हैं। तो मैंने सेक्शन 1 की बात कर रहा हूं। सेक्शन 1 कहां है, दिया मैंने मिड में। मिड में कहां, टेंशन जोन में, है ना। तो मिड में लिया, तो मिड में क्या है, बेंडिंग मोमेंट तो मैक्सिमम आ रहा है, शियर फोर्स 0 आ रहा है। तो यहां पर शियर, यानी सेक्शन 1 पर शियर फोर्स का इफेक्ट कुछ नहीं आना है। किसका इफेक्ट आना है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट आना है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट ही क्या आ रहा है, मैक्सिमम। तो मैंने जैसे ये सेक्शन ये 1 लिया, तो सेक्शन 1 पर सिर्फ क्या आएगा, मोमेंट के कारण कौन सा आता है, बेंडिंग स्ट्रेस आता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस जैसे मैंने बोल दिया कि सिग्मा आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि मोमेंट भी मैक्सिमम आ रहा है। तो ये मोमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, M/I × Y। तो मोमेंट मैक्सिमम है, तो शियर ये भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम लग रहा है। और शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है यहाँ पे, 0। शियर फोर्स आ ही नहीं रहा। तो अब इसके कारण इसमें क्रैक कैसा आएगा, इसमें इसके कारण क्रैक आएगा ऐसा, वर्टिकल क्रैक। तो क्रैक कैसा आएगा, 90 डिग्री या वर्टिकल।
किसके कारण? ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, केवल बेंडिंग मोमेंट के कारण। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2, सेक्शन 2 कहां पर है? सेक्शन 2 है सपोर्ट पे। ठीक है, और शियर फोर्स कितना आ रहा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा? 0, यानी बेंड ये स्ट्रेस तो आना ही नहीं है, क्योंकि m का मान 0 रहेगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आना। क्या आना? शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस आना है, तो शियर स्ट्रेस कैसा लगेगा? ये ऐसा लगेगा, टाउ मैक्सिमम। इसको बैलेंस करने के लिए इधर टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम, और इधर टाउ मैक्सिमम। ये सेक्शन इस तरह से आएगा, तो इसमें ये जो इस तरह का स्ट्रेस लगेगा इस तरह से, तो इसमें जो क्रैक आएगा ऐसे आएगा। तो क्रैक कैसा आएगा? 45 डिग्री या इंक्लाइंड। ठीक है, किसके कारण? ड्यू टू शियर फोर्स ओनली। बेंडिंग मोमेंट का मान इसमें क्या रहेगा? 0 रहेगा। शियर फोर्स के कारण इसका कारण कैसे आएगा? देखो अब क्या होता है कि सपोर्ट पर, बीम के सपोर्ट पर शियर फोर्स मैक्सिमम आने के कारण बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट आ नहीं रहा है। तो शियर फोर्स मैक्सिमम आने के कारण डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन आता है, यानी सेक्शन में डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन आता है। तो इस डायगोनल टेंशन के कारण, किसके कारण? डायगोनल टेंशन के कारण ये जो क्रैक आ रहा है, ये कैसा आ रहा है? 45 डिग्री पर आ रहा है। ये किसकी वजह से आता है? डायगोनल टेंशन के कारण। ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। या तो आप इसको ऐसा कह सकते हो कि शियर फोर्स आ रहा है, या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि डायगोनल टेंशन आ रहा है। देखो शियर फोर्स के कारण दो चीज आती है, शियर फोर्स के कारण दो चीज आती है, एक डायगोनल कंप्रेशन आएगा और एक डायगोनल टेंशन आएगा। तो डायगोनल टेंशन के कारण ये 45 डिग्री पर क्रैक आता है बीम के सपोर्ट पे। ठीक है, तो इस तरह का क्रैक आता है। अपन बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 कहां है? सेक्शन 3 न तो सपोर्ट पे है ना मिड में, दोनों बीच में। तो यहां देखो सेक्शन 3 की कंडीशन क्या है, यानी यहां पर शियर फोर्स भी आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है, तो दोनों इफेक्ट आएंगे। तो मैं यहां बात करता हूं सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 है, उसमें क्या है? ये शियर स्ट्रेस भी आ रहा है, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस भी आ रहा है सिग्मा, और शियर स्ट्रेस टाउ भी आ रहा है, लेकिन कोई भी मैक्सिमम नहीं आ रहा है। तो इसके कारण जो क्रैक है ना, वो कैसा आएगा? 45 डिग्री से तो ज्यादा पे आएगा और 90 डिग्री से कम आएगा। तो इसके कारण क्रैक कैसा आएगा? 45 डिग्री से ज्यादा आएगा और 90 डिग्री से कम आएगा। और ये किसके कारण आता है? ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, दोनों के कारण आते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर बीम के अंदर शियर फोर्स, शियर और बेंडिंग के कारण कैसा इफेक्ट आता है कि अगर सपोर्ट पे, जैसे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे शियर फोर्स का इफेक्ट आता है, बेंडिंग मोमेंट का नहीं आता है। जैसे जैसे अपन इधर अंदर की तरफ जाते हैं, मूवमेंट का इफेक्ट भी आता है, शियर का कम होता जाता है, मूवमेंट का बढ़ता जाता है। मिड में आ जाते हैं तो मिड में कैसा इफेक्ट आ जाता है? केवल किसके कारण आता है? केवल बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट आ जाता है, शियर फोर्स का इफेक्ट 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब बीम के अंदर दो चीज आ गई, एक तो शियर फोर्स आ रहा है, एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इसके कारण क्रैक आएंगे। इनको रोकने के लिए मुझे रेनफोर्समेंट लगाने पड़ेंगे। तो इनको रोकने के लिए मैं दो प्रकार के रेनफोर्समेंट लगाता हूं। जो बेंडिंग मोमेंट है उसको रोकने के लिए मैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लगाता हूं, जिसको मेन रेनफोर्समेंट कहते हैं, जो बीम के टेंशन में लगाए जाते हैं। और शियर फोर्स को रोकने के लिए मैं शियर रेनफोर्समेंट लगाता हूं, जिनको मैं स्ट्रिप्स कहता हूं। ठीक है, तो स्ट्रिप्स किस लिए लगाई जाती है? शियर फोर्स को रोकने के लिए। तो बीम के अंदर दो तरह के रेनफोर्समेंट लगते हैं, एक मेन रेनफोर्समेंट, एक शियर रेनफोर्समेंट। शियर रेनफोर्समेंट को स्ट्रिप्स भी कहा जाता है। वो किस लिए लगाए जाते हैं? शियर फोर्स को रोकने के लिए। और मेन रेनफोर्समेंट किस लिए लगाए जाते हैं? बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए। कई बार आपने देखा होगा बीम होती है, उसमें
जो रेनफोर्समेंट है यानी लॉन्गिट्यूडनल बार है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी केवल मिड में होती है, सपोर्ट तक नहीं आती है। जैसे यहाँ 4 बार है, यहाँ आते आते 3 ही रह गई, एक बीच में एक टुकड़ा इतना डला होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। वो क्यों डला होता है? क्योंकि मूवमेंट कहाँ आ रहा है? बीच में। और जो स्ट्रिप्स होती है, जो जिनको अपन रिंग कहते हैं, अगर जैसे अपन साइड इंजीनियर है तो उस पे अपन उसको रिंग बोलते हैं कि बीम के लिए रिंग। जो रिंग होती है जिसको स्ट्रिप्स कहा जाता है, वो जो स्ट्रिप्स होती है वो सपोर्ट पर शियर फोर्स ज्यादा होने के कारण पास पास में लगेगी, और जैसे जैसे अपन मिड में जाएंगे शियर फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। तो शियर रेनफोर्समेंट की दूरी बढ़ा देंगे अपन, यानी उनकी स्पेसिंग क्या कर देंगे? ज्यादा रख देंगे। तो शियर रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग मिड में तो होती है ज्यादा और सपोर्ट पर होती है कम, यानी मिनिमम रखी जाती है स्पेसिंग सपोर्ट पे और मैक्सिमम कहां रखी जाती है? बीम के मिड में। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताता हूं। जैसे कोई कंक्रीट बीम है, इसमें कोई रेनफोर्समेंट लगे नहीं लगे, तो ये बेंडिंग मोमेंट के कारण यहां कैसे करे कहेंगे? ऐसे, फिर यहां पर थोड़े ऐसे, फिर ऐसे, सपोर्ट पे जाते बिल्कुल ये कैसा बन जाएगा? 45 डिग्री पे बन जाएगा। ठीक है, इस तरह के करेगा। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि देखो ये जो 45 डिग्री सपोर्ट पे जो करेग आता है वो किसकी वजह से आता है? वो डायगोनल टेंशन के कारण आता है, यानी शियर फोर्स के कारण डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन आता है। तो डायगोनल टेंशन के कारण सपोर्ट पर 45 डिग्री पर करेग आते हैं। ठीक है, इस डायगोनल टेंशन का मान क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे इसका मान बढ़ता है और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर इसका मान घटता है। डायगोनल टेंशन का मान न्यूट्रल एक्सिस के नीचे इंक्रीज होता है और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर डिक्रीज होता है। ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इनको रोकने के लिए जो बीम है उसके अंदर रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं। रेनफोर्समेंट कैसे लगाए जाते हैं? जैसे ये बीम है तो इसके टेंशन में जैसे मैंने सपोज करो इस तरह से रेनफोर्समेंट लगा दिए, ऊपर कंप्रेशन में मैंने इस तरह से रेनफोर्समेंट लगा दिए, तो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए लगाई जाती है। और फिर इनके चारों तरफ क्या आती है? स्ट्रिप्स आ जाती है। जैसे स्ट्रिप्स अलग अलग प्रकार की होती है, मैं वर्टिकल स्ट्रिप्स की बात करूं तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो ये दोनों के बीच की जो ये दूरी रहती है इसको स्पेसिंग कहते हैं, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स, या वर्टिकल स्ट्रिप्स के बीच की जो ये दूरी है ये हो गई ये सब के बीच की दूरी। तो ये जो दूरी है ये सपोर्ट पर मिनिमम रखी जाती है और मिड में क्या रखी जाती है? मैक्सिमम। इसका कारण ये होता है कि मिड में शियर फोर्स मैक्सिमम नहीं आता है, मतलब 0 होता है, तो इसलिए ज्यादा रखते हैं दूरी, और सपोर्ट पे शियर फोर्स ज्यादा होने के कारण इसमें से मिनिमम रखते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं। रेनफोर्समेंट इन बीम, बीम के अंदर 2 तरह के रेनफोर्समेंट है। एक को अपन कहते हैं मेन रेनफोर्समेंट, या इसको अपन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट भी कह देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ठीक है। और जो दूसरा वाला होता है उसको शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट, या इनको स्ट्रिप्स भी बोला जाता है, स्ट्रिप्स। ठीक है, अब आपको इसमें शियर रेनफोर्समेंट नहीं बोलकर क्या बोला जाएगा? स्ट्रिप्स बोला जाएगा। तो स्ट्रिप्स 3 प्रकार की होती है। एक होती है वर्टिकल स्ट्रिप्स, दूसरी होती है इंक्लाइंड स्ट्रिप्स, और तीसरी होती है बेंट अप विथ वर्टिकल स्ट्रिप्स। तो वर्टिकल स्ट्रिप्स, दूसरी इंक्लाइंड स्ट्रिप, तीसरी है बेंट अप विथ वर्टिकल स्ट्रिप्स। बेंट अप का मतलब भी क्या है? एक तरह से इंक्लाइंड स्ट्रिप्स ही होता है। ठीक है, तो ये, लेकिन ये देखो ये स्ट्रिप्स, फिर ये, और फिर इन दोनों का एक तरह से कंबाइंड बेंट अप विथ वर्टिकल स्ट्रिप्स। तो कई बार ये पूछा जाता है कि शियर रेनफोर्समेंट या स्ट्रिप्स निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आपको 3 देके एक अलग दे देता है, ऐसा पूछ लेता है। ध्यान रखना, पहला कौन सा है? वर्टिकल, दूसरा कौन सा है? इंक्लाइंड, तीसरा कौन सा है?
बेंट अप विद वर्टिकल स्ट्रिप्स। तो 3 प्रकार की जो ये स्ट्रिप्स होती है, तो उसके बारे में पहले पढ़ा। तो मेन रेनफोर्समेंट किसको रोकने के लिए लगाए जाते हैं? ये मेन रेनफोर्समेंट है ना, ये बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे अपन बीम में बोलते हैं ना कि एएसटी या एएससी, ये वो सारे जो रेनफोर्समेंट होते हैं ना, वो मेन रेनफोर्समेंट होते हैं, ठीक है। और शियर फोर्स को रोकने के लिए, जो शियर टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो शियर फोर्स को रोकने के लिए शियर रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं, जिनको जैसे नॉन टेक्निकली अपन साइड पे काम करते हैं तो उनको रिंग कहते हैं। कि बीम की रिंग का मतलब वो स्ट्रिप्स होती है। स्ट्रिप्स इसलिए लगाई जाती है शियर फोर्स को रोकने के लिए। तो ये जो एसएफडी या बीएमडी पढ़ता है वो अपना इसी तरह से काम आते हैं, उनको आरसीसी में अपने इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों अपन बात करते हैं डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट। जैसे अभी अपन ने शियर के बारे में पढ़ा था, तो वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अपन बात करते हैं कोड के अकॉर्डिंग अपने को किस तरह से डिजाइन करना है, शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस कहते हैं टाउ वी को। जो टाउ वी का जो मान होता है वो होता है VU upon BD। अभी मैंने जस्ट पहले बताया था, ये होता है लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग V upon BD। तो दोनों में देखो क्या अंतर है। VU क्या होता है? 1.5 इंटू V, यानी ये डिजाइन शियर फोर्स होता है, ये वर्किंग शियर फोर्स होता है, इतना ही अंतर है। तो लिमिट है तो इसके अकॉर्डिंग लेना है, वर्किंग है तो ये ले लेना है। B आपको पता ही है, विड्थ ऑफ बीम, और D इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। अगर यहां से VU निकालना है तो टाउ V इंटू BD आ जाएगा। ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस है। इसी प्रकार दूसरा अपन निकालते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसका मान होता है टाउ सी, इसको टाउ सी से दर्शाते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग इसको बोल देंगे परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखो परमिसिबल मतलब वर्किंग के अकॉर्डिंग, डिजाइन मतलब लिमिट के अकॉर्डिंग। तो ये जो टाउ सी का जो मान है, ये टाउ सी का मान 2 चीज पर डिपेंड करता है। कंक्रीट ग्रेड पे। कंक्रीट ग्रेड का मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी FCK पे। तो कुल मिला के कंक्रीट की ग्रेड पे डिपेंड करता है। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और दूसरा परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। टेंसाइल रेनफोर्समेंट कौन से है? लॉन्गिट्यूडनल। तो इसको PT से दर्शाते हैं। तो PT क्या होता है? AST अपॉन BD इंटू 100। तो ध्यान रखना, कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट नहीं आएंगे, टेंसाइल रेनफोर्समेंट आएंगे, टोटल रेनफोर्समेंट भी नहीं आएंगे। परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ये टेंसाइल रेनफोर्समेंट कौन से है? लॉन्गिट्यूडनल वाले। तो इन 2 चीज पर डिपेंड करता है। अगर इनका मान बढ़ता है तो टाउ सी का मान भी बढ़ता है। अगर अपन बात करते हैं कि कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो अगर स्ट्रेस फॉर्म में पूछा जाए तो टाउ सी होती है, और लोड फॉर्म में पूछा जाए तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो होती है टाउ सी B इंटू D। ये लोड फॉर्म में निकल जाती है। कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ कितनी है? टाउ सी BD। और स्ट्रेस फॉर्म में पूछी जाए तो ये 2 चीज पर डिपेंड करता है, चाहे लिमिट हो चाहे वर्किंग हो। एक तीसरा पॉइंट इसमें और है, डिजाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तीसरा अपन 3rd नंबर की बात करते हैं, डिजाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। जो पहला वाला होता है टाउ सी, ये टाउ सी मैक्स है, मैक्सिमम। तो इसका जो टाउ सी मैक्सिमम का मान है, ये डायगोनल कंप्रेशन पर बेस्ड होता है। किस पे?
डायगोनल कंप्रेशन पर, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये तैयार होता है यहां से। दूसरा कि टाउ सी मैक्सिमम का जो मान है वो केवल कंक्रीट की ग्रेड पे डिपेंड करता है, कंक्रीट की ग्रेड पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो जैसे ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए, ये लिमिट स्टेट मेथड के लिए, तो M15 के लिए इसका मान होता है 1.6, इसका मान होता है 2.5। M20 के लिए इसका मान होता है 1.8 न्यूटन पर स्क्वायर, इसका मान होता है 2.8 न्यूटन पर स्क्वायर। M25 के लिए इसका मान होता है 1.9 न्यूटन पर स्क्वायर, इसका मान होता है 3.1 न्यूटन पर स्क्वायर। आप दोनों को कंपेयर करके करना, कई बार इससे पूछ लेता है, कई बार इससे पूछता है। और जब भी अगर आपको नाम नहीं दिया है तो या तो इसकी वैल्यू दी हुई होगी या इसकी वैल्यू दी हुई होगी। जैसे M20 के लिए पूछेगा तो 1.8 दे देगा तो 2.8 नहीं देगा, और 2.8 दे देगा तो 1.8 नहीं देगा। और अगर वर्किंग के अकॉर्डिंग पूछता है तो दोनों देगा, तो ये बताना है। लिमिट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो ये बताना है। तो कंक्रीट की अलग अलग ग्रेड के लिए टाउ सी मैक्सिमम का मान होता है। तो अपन ने क्या निकाला, अपने टाउ सी निकाल दिया, सॉरी टाउ वी निकाल दिया पहला, दूसरा टाउ सी, और तीसरा टाउ सी मैक्सिमम, 3 अपन ने निकाला। अब इन तीनों के आधार पर अपन डिजाइन करेंगे, इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे, टाउ वी, टाउ सी और टाउ सी मैक्सिमम, तीनों को कंपेयर करेंगे और उसके आधार पर शियर रेनफोर्समेंट का डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो अपन कंपेयर करते हैं टाउ वी एंड टाउ सी मैक्सिमम। देखो टाउ सी मैक्सिमम का मान अगर टाउ वी से ज्यादा है तो सेक्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाउ सी मैक्सिमम से बड़ा मान है किसका, टाउ वी का, तो सेक्शन क्या है, फेल हो रहा है। तो कभी भी टाउ सी मैक्सिमम से टाउ वी का मान बड़ा नहीं होना चाहिए, टाउ वी का मान टाउ सी मैक्सिमम से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, सेक्शन क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो इस केस में अपने को क्या करना है, सो इंक्रीज विड्थ या डेप्थ या बोथ, या तो आप बीम की विड्थ बढ़ाओ या डेप्थ बढ़ाओ या आप दोनों बढ़ाओ। विड्थ और डेप्थ बढ़ाने से टाउ वी घट जाएगा और टाउ सी मैक्सिमम का मान आपको ज्यादा मिल जाएगा, आपका सेक्शन सही हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, टाउ सी मैक्सिमम का मान टाउ वी से ज्यादा रहना चाहिए। यदि टाउ सी मैक्सिमम का मान से टाउ सी का मान बड़ा हो टाउ सी मैक्सिमम से, उस कंडीशन में सेक्शन में क्या करना है, इंक्रीज कंक्रीट ग्रेड। अगर ऐसे कंडीशन में होने पर आपको कंक्रीट ग्रेड इंक्रीज करके टाउ सी मैक्सिमम का मान टाउ सी से ज्यादा करना होता है। तीसरी कंडीशन, यदि टाउ सी का मान टाउ वी से ज्यादा है, यदि टाउ सी का मान टाउ वी से ज्यादा है तो आपको क्या करना है कि शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन नहीं करने हैं, नॉट डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट बट प्रोवाइड मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन नहीं करने हैं, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल टेंशन को रोकने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। जो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट है ये प्रिंसिपल टेंशन को रोकने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ये तब किए जाते हैं जब टाउ सी का मान टाउ वी से ज्यादा हो। तो इस कंडीशन में जो स्पेसिंग है उसका मान कितने से कम रहना चाहिए, 0.87 Fy ASV अपॉन 0.4 इंटू बी। ये लिमिट स्टेट मेथड के लिए है और वर्किंग के लिए कितना है, सिग्मा एस ASV अपॉन 0.4 इंटू बी। तो देखो ये किसके लिए हो गया, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए हो गया।
तो इसमें 0.87 FY क्या है, स्टील का डिजाइन स्ट्रेस है, और सिग्मा एस क्या है, स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस है। तो यही वैल्यू चेंज हुई है, वर्किंग लिमिट में लिमिट के अकॉर्डिंग आ गई, वर्किंग में वर्किंग के अकॉर्डिंग आ गई। इससे आपकी स्पेसिंग का ये जो रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग है, ये इस वैल्यू से क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। ये कब प्रोवाइड करते हैं, जब टाउ सी का मान टाउ वी से ज्यादा हो, है ना, यानी मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जब अपने को प्रोवाइड करना हो। ठीक है, यदि उसी थर्ड पॉइंट के अंदर बात है, यदि टाउ वी का मान टाउ सी से बड़ा हो जाए, यदि टाउ वी का मान टाउ सी से बड़ा हो जाए, तो तब क्या करना है, डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट। इस कंडीशन में क्या है कि कंक्रीट की जितनी शियर स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा उसमें शियर फोर्स आ रहा है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा शियर फोर्स आ रहा है उसको रोकने के लिए शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करने पड़ेंगे। तो अपन ये देखेंगे कि भाई कंक्रीट की डिजाइन शियर स्ट्रेंथ कितनी है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की कितनी होती है, टाउ सी बी डी, यही होती है। और टोटल शियर फोर्स कितना आ रहा है, डिजाइन शियर फोर्स, डिजाइन शियर फोर्स, टोटल शियर फोर्स कितना आ रहा है, Vu आ रहा है। इस Vu का मान क्या होता है, टाउ वी बी इंटू डी। देखो टाउ वी का मान क्या होता है, Vu अपॉन बी डी। तो Vu का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ वी बी डी, है ना। तो इतना टोटल शियर फोर्स आ रहा है जिससे मुझे डिजाइन करना है। इतने में से कंक्रीट इतना शियर फोर्स खुद ले रही है, ये कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ हो गई। यानी मैं अगर इसको बोल दूं ये टाउ सी का मान, सॉरी वी सी का मान है, कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ ही है। तो कुल मिला के मैं ये देखूंगा कि अब इस टोटल में से कंक्रीट को हटा दो तो बाकी का जो बचेगा उसके लिए मुझे क्या करना है, रेनफोर्समेंट डिजाइन करना है। तो मैं लिखूंगा शियर फोर्स टेकन बाय शियर रेनफोर्समेंट। तो इसको मैं VUS बोल दूं, तो VUS का मान कितना है कि टोटल आ रहा है टाउ वी बी इंटू डी, इसमें से टाउ सी बी इंटू डी माइनस कर दिया तो ये हो गया टाउ वी माइनस टाउ सी बी इंटू डी। ये इतने शियर फोर्स के लिए मुझे लेना है। अगर ये लिमिट के लिए लेना है तो VUS हो जाएगा, अगर वर्किंग के लिए लेना है तो ये VS हो जाएगा, है ना। लिमिट में डिजाइन शियर फोर्स आता है, इसमें केवल वर्किंग शियर फोर्स आता है ना। तो इतने शियर फोर्स को मुझे डिजाइन करना है, किसके लिए, बीम के लिए डिजाइन करना। तो मैं बात करता हूं, जैसे मैं 3 तरह की स्ट्रिप्स प्रोवाइड करता हूं। पहला वर्टिकल स्ट्रिप्स, वर्टिकल स्ट्रिप्स या जो वर्टिकल रिंग होती है जिसको किस तरह से, तो इसमें इसकी जो स्पेसिंग है उसका मान 0.87 FY ASV D अपॉन VUS। ये तो गया लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग, और सिग्मा S ASV D अपॉन VS ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग स्पेसिंग हो गई। तो क्या चेंज हुआ, ये डिजाइनिंग वैल्यू तो चेंज हुई, बाकी वो का वही है। और ये जो VUS बोल रहा हूं और इसमें मैं VS बोल रहा हूं, तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें एक मैक्सिमम स्पेसिंग होती है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स। ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूछी जाती है, वर्टिकल स्ट्रिप्स। तो एक तो स्पेसिंग हो गई जो मैं यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, कैलकुलेटेड स्पेसिंग। दूसरी होती है 0.75 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ का 75%। और तीसरा होता है 300 mm। इन तीनों में से जो कम होती है उससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए वर्टिकल स्ट्रिप्स की। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये और ये पूछ लेते हैं। 0.75 इंटू डी या 300 mm, ये तीनों में से जो कम होगी वही क्या होगी, वर्टिकल स्ट्रिप्स की
मैक्सिमम स्पेसिंग होगी, उससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं रखनी है। जरूरी नहीं है आपको तीनों ही दे, एक ही दे सकता है कि वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी है, 0.75 इंटू डी या डी, ऐसे ऑप्शन में अलग अलग दे देता है। तो आपने को ध्यान रखना है कि वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए 0.75 इंटू डी मैक्सिमम स्पेसिंग होती है, इससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं रखते। तो ये इस तरह से। अब इसके बाद में कौन सी आती है, इंक्लाइंड स्ट्रिप्स। तो इंक्लाइंड स्ट्रिप्स के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लाइंड स्ट्रिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंक्लाइंड स्ट्रिप्स में क्या है, स्पेसिंग क्या होगी, 0.87 FY/ASV D अपॉन VUS साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। एंगल मतलब जितने डिग्री एंगल पर उसको इंक्लाइंड किया गया वो एल्फा का मान हो जाएगा। जनरली 45 डिग्री एंगल पर करते। तो देखो 0.87 FY/ASV D अपॉन VUS साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, ये लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग हुआ। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है, 0.87 FY ये है ना, इसकी जगह सिग्मा एस आ जाएगा, VUS की जगह VS आ जाएगा, बाकी सब कुछ वोका वही रहेगा। अब इंक्लाइंड स्ट्रिप्स के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, अगर लिमिट है तो लिमिट के अकॉर्डिंग, वर्किंग है तो वर्किंग के अकॉर्डिंग जो भी आएगी, कैलकुलेटेड स्पेसिंग प्लस इफेक्टिव डेप्थ, यानी इफेक्टिव डेप्थ मींस डी के बराबर, और 300 mm, तीनों में से जो कम होगा। तो कई बार इसको और इसको कंपेयर करके देखो, इसमें कैलकुलेटेड स्पेसिंग अलग है, इसमें कैलकुलेटेड स्पेसिंग अलग है, इसमें इफेक्टिव डेप्थ है, इसमें 0.75 इंटू इफेक्टिव डेप्थ है, इसमें 300 mm है, इसमें 300 mm है, इन तीनों में से कम, उसमें तीनों में से जो कम रहेगी, उससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, उसमें और इसमें है ना एक टॉपिक चल रहा है ASV। ASV क्या है, ये एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट है, एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट है। मैं उसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। एक बार अपन तीसरी जो रिंग है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तीसरी रिंग क्या है, वर्टिकल प्लस जो बेंट अप है, यानी इन दोनों का एक तरह से कमांड कह सकते हैं। तो बेंट अप विथ वर्टिकल स्ट्रिप्स होती है। विथ वर्टिकल, देखो इस तरह से मैं एक बीम बनाता हूं, उसके अकॉर्डिंग समझाता हूं। जैसे ये सपोर्ट है, ये आगे बीम बढ़ेगी, तो इसमें एक ये ऊपर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट लग गया, नीचे टेंशन रेनफोर्समेंट लग गया, ठीक है। तो इसमें ये वर्टिकल लगे हुए हैं, वर्टिकल की स्पेसिंग वर्टिकल के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब इसमें कुछ रेनफोर्समेंट है, वो क्या रहेंगे, बेंट अप की तरह रहेंगे। तो बेंट अप की तरह रहेंगे तो किस तरह से, दूसरा इस तरह से, ये इस तरह से रहेगा। तो ये जो फर्स्ट वाले की लोकेशन है, यहां से अंदर की साइड से, ये √2J इंटू डी है, और इससे फर्स्ट वाले से दूसरे वाले की लोकेशन क्या है, √2J इंटू डी, ये इस तरह से रहेगी। अब इसमें मैं ये बोलूं कि जैसे शियर फोर्स बेंट अप रेनफोर्समेंट है, ये शियर फोर्स कितना लेंगे, बेंट अप रेनफोर्समेंट शियर फोर्स कितना लेंगे, तो वर्क लिमिट के अकॉर्डिंग 0.87 FY/ASB बेंट अप के लिए इंटू साइन एल्फा, ये आ जाएगा। और ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग। और वर्किंग के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा एस ASB साइन एल्फा, ये किसके अकॉर्डिंग आ गया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये मान, एल्फा का मान जनरली अपन इसको कितने डिग्री पर रखेंगे, एल्फा का मान 45 डिग्री पे है, तो 45 डिग्री पे इसका मान हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो VUS है, VS जो बेंट अप के लिए है, इसका मान ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे, VS/2 या जो भी VUS/2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। और जो बाकी का बचेगा, भाई टोटल कितना आ रहा है, VS या VUS, उसमें से बेंट अप जितना लेगा वो इतना ले लेगा, बाकी का जो बचेगा वो जो वर्टिकल की तरह रहेगा, तो उसको वर्टिकल की तरह डिजाइन कर देंगे। अब देखो दोस्तों, अपने यहाँ और सभी में एक रेनफोर्समेंट आ रहा था ASV,
एएसवी का मतलब है एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट, वर्टिकल के लिए तो वर्टिकल, इंक्लाइंड के लिए तो इंक्लाइंड, बेंटअप के लिए तो बेंटअप के लिए, जो भी है। तो ये जो एएसवी है ये क्या है, इसका होता है नंबर ऑफ लेग इंटू π/4 इंटू शियर स्ट्रिप्स के डाया का स्क्वायर। अब लेग का मतलब क्या है, जैसे इस तरह से कोई बीम है, इसमें एक रेनफोर्समेंट यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, देखो इस तरह की रिंग होती है, ये इसमें मेन रेनफोर्समेंट लग रखे हैं, जो भी लग रखे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ लेग कितने, 1 2, तो 2 तो नंबर ऑफ लेग हो गए, ठीक है। और π/4 इंटू 5s का मतलब इस रिंग का जो डाया है वो डाया का स्क्वायर, यानी रिंग का एरिया और नंबर ऑफ लेग से इसको कर दिया। अगर नंबर ऑफ लेग देखो इस तरह की बीम है, यहां रेनफोर्समेंट लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां है, यहां है, यहां है, इस तरह से। तो इसमें नंबर ऑफ लेग कितने, 1 2 3 4, ये 4 नंबर ऑफ लेग है। तो यहां पर 4 आ जाएगा, और जितना डाया रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने एरिया निकालते हैं। एक चीज ध्यान रखना है कि जो IS कोड 456/2000 है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिप्स के लिए कोई भी ग्रेड, स्ट्रिप्स के लिए कोई भी ग्रेड FE 415 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। या तो आप FE 250 की डिजाइन कर सकते हो, यानी ये इस स्टील ग्रेड की आप रिंग बना सकते हो, या इसकी बना सकते हो। इससे ज्यादा ग्रेड की आप रिंग यूज में नहीं लेनी है, यानी FE 500 को कभी भी स्ट्रिप्स के लिए यूज में नहीं लेना है। मैक्सिमम ग्रेड कौन सी है स्ट्रिप्स के लिए यूज में लेने के लिए, FE 415। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अपना टॉपिक है ये एक तरह से शियर का टॉपिक है। इसमें आप अपने शियर को मैंने शुरू से लेके और लास्ट तक, यानी स्टार्टिंग में जो मैंने बताया उसमें क्या कैसे शियर होता है, कैसे काम करता है, किस प्रकार से उसके लिए रेनफोर्समेंट वगैरह क्यों करते हैं, उसका रीजन हो गया। फिर जो कोड के अकॉर्डिंग है कि अपने को डिजाइन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो कोड के अकॉर्डिंग मैंने बताया था। शियर एनफोर्समेंट में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नॉमिनल निकालना है, फिर डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना है, फिर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना है। तीनों निकालने के बाद कंपेयर करना है, कंपेयर के अकॉर्डिंग आपको जो भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मिनिमम प्रोवाइड कर रहा है तो मिनिमम करो, और अगर डिजाइन करना है तो डिजाइन करना है। डिजाइन 3 प्रकार से करना है, वर्टिकल, इंक्लाइंड और बेंटअप। तो वर्टिकल कर दो या इंक्लाइंड कर दो या बेंटअप विथ वर्टिकल कर दो, 3 प्रकार से रेनफोर्समेंट को डिजाइन कर दो। तो जो स्ट्रिप्स अपन जो डिजाइन कर रहे हैं शियर रेनफोर्समेंट, उनकी जो ग्रेड है वो FE 415 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका शियर वाला टॉपिक हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अपन जो भी इसके बाद में रहते हैं वो इस तरह से अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।